किसकी? हाँ। हम्म। उसको किसी अदर नंबर पे फॉरवर्ड कर दे, फिर ओपन हो जाएगी। वो तो सबके हो रही है, तो उसके में होनी चाहिए बेटा। उसको बोल दे एक बार अदर नंबर पे फॉरवर्ड कर दोबारा से, या रिस्टार्ट कर ले मोबाइल को। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो हमने कल जो पढ़ा था एल्यूमिनियम उद्योग, अब आज हमारा जो टॉपिक है वो है सूती वस्त्र उद्योग। लो इस्पात पढ़ लिया था, एल्यूमिनियम पढ़ लिया था, सीमेंट पढ़ लिया। आज हमारा जो है सूती वस्त्र उद्योग। आवाज सुनाई दे रही है बेटा सभी को? ओके। भारत में सूती वस्त्र निर्माण की परंपरा। अब सूती वस्त्र क्योंकि अपने देश में पहले कपड़ों का उत्पादन कुटीर उद्योग के रूप में किया जाता था, छोटे स्तर पर प्रत्येक घर के अंदर कुटीर उद्योग के रूप में क्या किया जाता था, सूती वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये प्राचीन कालीन परंपरा थी हमारी। जब आज के विकसित देश कपास के बारे में नहीं जानते, आज वर्तमान में जो विकसित राष्ट्र है अमेरिका, जापान, ये कपास के बारे में नहीं जानते थे, तब से हमारा देश जो है उत्तम कोटि का सूती वस्त्र तैयार करता था, यानी उत्तम कोटि का सूती वस्त्र तैयार करता था। हेरोडोटस 434 ईसा पूर्व, ये हेरोडोटस एक विद्वान था जो 434 ईसा पूर्व भारत आया, और उसने लिखा कि भारतीय सफेद फूल के पौधे से बने सुंदर कपड़े बनाकर पहनते हैं। अभी उसने ये उस समय जानता नहीं था कि कपास क्या होता है। तो अपन जिससे कपास का उत्पादन होता है उसमें क्या होता है, सफेद फूल नुमा आकृति अपने को नजर आती है कपास की। उसका जो कपास और उसमें जो अपन देखते हैं ना बनी, उसका जो पेड़ है, उस पेड़ को देखते तो दूर से अपने को ऐसे लगेगा जैसे सफेद फूल हो। तो हेरोडोटस कहता है उस समय कि भारत के जो लोग हैं, वो भारत के लोग क्या करते हैं, एक सफेद फूल होता है उस फूल के कपड़े बनाकर पहनते हैं। और ये कब की बात है, 434 ईसा पूर्व। आज से 5 से 8 हजार वर्ष पूर्व भी उत्तम कपड़ा बनाया जाता था भारत में, जिसको हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खोज ने ये भी प्रमाणित कर दिया कि उस दौरान खुदाई में अपने को ये कपड़े भी मिले हैं। मिस्र में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व पिरामिडों में मृत शरीर भारतीय मलमल से, अब जो मृत शरीर हुआ करते थे उस समय जो मर जाता था, तो उसको मलमल के जो कपड़े होते थे उस मलमल के कपड़े में लिपेट कर उसको दफनाया जाता था। तो उस शवों से भी पता तो लगता है कि भारतीय मलमल में लिपटे हुए पाए जा गए। प्राचीन रोम में भारतीय रेशम और चीट के वस्त्र पहनने में रोमन महिलाएं क्या समझती थी, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती थी। तो इस समय भारत के कपड़ों की विदेशों तक पहुंचती कि विदेशी लोग भी क्या करते थे, भारतीय सूती वस्त्र को खरीदने का प्रयास करते थे, और यहाँ के कपड़ों को पहनकर वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। भारतीय सूती वस्त्र उद्योग के विषय में मुगल यात्री ट्रेवनियर लिखते हैं, ट्रेवनियर ने लिखा है कि भारतीय रेशम सुंदर थी, वे तुम्हारे हाथ में है, ये ज्ञान भी नहीं होता था। यानी अपन हाथ में अगर किसके पास, सभी के पास है? किस किस के पास नहीं आ रही आवाज? ठीक है देखो, तो ये जो ट्रेवनियर था यात्री, इस यात्री ने ये कहा है, मुगल यात्री था ये क्या कहता है कि भारत में जो रेशम का उत्पादन होता है, वो भारत में होने वाला जो रेशम है, वो रेशम ऐसा होता है कि उसको हाथ में लेते हैं, उसके बावजूद भी अपने को पता नहीं लगता कि अपने हाथ में कोई वस्तु है। ये ज्ञान भी नहीं होता है। ये अति कोमलता से काते हुए तागों यानी धागों से बुना जाता है। ये मलमल का टुकड़ा, अब इस मलमल के टुकड़े के बारे में ये एक विशेषता थी इसकी कि इसको यदि अंगूठी में से निकाला जा सकता था, कितना ही बड़ा कपड़ा हो उसको अंगूठी में से निकाल लिया जाता था। उस समय प्राचीन काल में इस प्रकार का कपड़ा अपने भारत में बनाया जाता था। ये सारा उद्योग उस समय किससे करते थे, हथकरघों के द्वारा ही होता था। हथकरघे जानते हैं, सूत काटने का जो यंत्र होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, जैसे महात्मा गांधी जो चलाते हैं सूत काटते के समय अपने कई बार दिखाया जाता है। तो हथकरघे होते थे, उसी से सूत काटने का काम, और फिर उससे कपड़े बनाए जाते थे। ये मलमल का टुकड़ा अंगूठी में से निकाला जा सकता है।
ये सारा उद्योग उस समय हथकरघों से द्वारा होता था। उद्योग के मुख्य केंद्र पूर्वी तट पर नागापट्टनम से ढाका, नागापट्टनम जो है उस क्षेत्र से लेकर के ढाका यानी दक्षिणी भारत से लेकर के बांग्लादेश तक का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि उद्योग के मुख्य केंद्र नागापट्टनम से लेकर ढाका के मध्य तथा पश्चिमी तट पर कस्बे सूरत भरूच मुख्य थे। गुजरात में स्थित सूरत और भरूच जो क्षेत्र है ये मुख्य रूप से सूती वस्त्र उत्पादन के केंद्र थे उस समय। कालीकट तमिलनाडु में जो केली की कपड़ा विशेष रूप से बनाया जाता था, केली की नामक एक कपड़ा था वो अलग ही प्रकार का कपड़ा बनाया जाता था वहां पर। अमीर लोग अहमदाबाद वाराणसी में सूती कपड़े के साथ सोने और चांदी के तारों के धागे काम में लिए जाते थे। ये अहमदाबाद में जो अमीर लोग होते थे वो क्या करते थे, इस कपास की धागे के साथ में सोने और चांदी के धागे भी, ये तार भी इसमें डाल दिए जाते थे। सूती कपड़े के साथ सोने और चांदी के तारों के धागे काम में लिए जाते थे। ये कुटीर वस्त्र 18वीं शताब्दी तक चलता रहा। और 18वीं शताब्दी के बाद में क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेजी साम्राज्य जैसे स्थापित हुआ तो धीरे धीरे क्या होने लगा, 18वीं शताब्दी के बाद में ये धीरे धीरे ये उद्योग जो था वो धीरे धीरे अंग्रेजों द्वारा नष्ट किए जाने लगे। लेकिन यूरोप की औद्योगिक क्रांति में उद्योग को बहुत बड़ा झटका दिया। यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति हुई उस क्रांति के बाद में यूरोप ने क्या किया, अपने यहाँ के कुटीर उद्योगों को नष्ट करके और उनके यहाँ से जो कच्चा माल था उसको परचेज करके अपने उद्योगों में ले जाने लग गए। मशीन युग ने इस उद्योग को क्या बना दिया, जैसे ही मशीन युग प्रारंभ हुआ तो ये उद्योग जो था वो बिल्कुल ही नष्ट हो गया। साथ ही भारत में रेल मार्गों का विकास, पूर्व पश्चिम के बीच स्वेज मार्ग का खुल जाना अंतिम आघात था। जैसे स्वेज मार्ग खुला तो उसके बाद में क्या हुआ, हमारे यहाँ पर मशीन युग का प्रारंभ ज्यादा हो गया, सारे कार्य मशीनों से किए जाने लगे। उपरोक्त कारणों से गौरवशाली भारतीय वस्त्र उद्योग अतीत के गर्भ में, अतीत का मतलब प्राचीन जो कालीन जो समय था उस समय के गर्भ में नहीं, बिल्कुल नष्ट हो गया, लुप्त हो गया, गर्भ में विलीन हो गया। बुकानन ने अपने विचार, अब बुकानन एक विद्वान था, उसने अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए। वो कहता है कि भारत के लिए सूती उद्योग अतीत का गौरव, भूत और वर्तमान का संकट और सदैव की आशा रहेगा। यानी भविष्य में भी हम इसकी एक तरह से अपन आज भी वर्तमान में भी ये प्रयास करते हैं कि हमारे जो प्राचीन कालीन जो भारत के कुटीर उद्योग थे वो कुटीर उद्योग आज वापस संचालित हो जाए, ताकि देश के प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो सके। तो इसलिए इसने कहा है कि सूती वस्त्र जो उद्योग था वो अतीत का गौरव, प्राचीन कालीन भारत का गौरव है, वर्तमान वर्तमान में वो संकट की स्थिति, और भविष्य में ये सदैव ये उम्मीद रहेगी कि आने वाले समय में भी ऐसा ही हो। यानी उसी भारत में हम प्रवेश करने का प्रयास करते हैं ताकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार की प्राप्ति हो सके। भारत में आधुनिक, अब इसको देखते हैं कि भारत में जो आधुनिक समय, आधुनिक वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 1818 से माना जाता है। कोलकाता में क्वासजी अभी कावसजी नहीं, कावसजी लिखा है ना, क्वासजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। कोलकाता में कावसजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित है। ये कोलकाता इसने दिया है ना यहाँ पे, तो ये कोलकाता की जगह 1818 में कोलकाता में प्रयास किया गया और 1854 में मुंबई में किया गया था। इसको अंडरलाइन चेंज कर लेना, ये थोड़ा ऐसे लिखा हुआ, क्वासजी डाबर द्वारा 1854 में, नीचे लिख लो। आपके लिखा हुआ है क्या सही, मेरे इसमें गलत लिखा हुआ है ये। करिश्मा बेटा आवाज सुनाई दे रही है? करिश्मा अभी भी नहीं आ रही? बेटा आवाज तो आनी चाहिए थी, आवाज क्या हो? एक मिनट रुको बेटा रुको, अभी भी नहीं आ रही? हेलो, ओ वाईफाई डिस्कनेक्ट हो गया था इस वजह से। अब इधर देखो, ये जो मैं बात कर रहा था नीचे कि भारत में आधुनिक वस्त्र उद्योग का प्रारंभ 1818 में कोलकाता से हुआ। कोलकाता, अब कोलकाता में, अब ये जो नाम लिखा है आगे, क्वासजी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित की गई, तो ये क्वासजी डाबर वाला जो है ये 1854 में है। 1854 में क्वासजी डाबर द्वारा मुंबई में एक सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई थी और 1818 में कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो दो अलग अलग मिले हैं ये, किसी के बुक में लिखा हुआ है क्या?
ये तो इसमें देखो ये लाइन ही गलत लिखी हुई है। कोलकाता कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। और इसने क्या लिखा है? 1818 में कोलकाता में क्वासी डाबर द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया। कोलकाता में, मुंबई में, दिख रहा है ना, स्पष्ट गलत लिखा हुआ है। इधर कोलकाता दे दिया और नीचे दे दिया मुंबई में स्थापित की गई। तो ये 1818 में कोलकाता में थी और 1854 में मुंबई में एक सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। तो ये दोनों यार नोट कर लेना। 1854 में क्वासी डाबर द्वारा मुंबई में सूती वस्त्र मिल स्थापित की गई थी। 1961 तक इनकी संख्या, यानी 1961 तक हमारे भारत में कितनी मिलें स्थापित हो गई? 12। सन 1945 तक इन मिलों की संख्या 417। अब ये 1961 दे रखा है और इधर 1945। अब ये भी डेट गलत है। कितनी लिखी हुई है आपके? कितनी लिख 61 के नीचे, 61 के नीचे बताओ, बाद वाली लाइन में। तो 61 तक तो हमारे कितनी मिली थी? 12 थी। और 45 तक 417 होगी क्या? पॉसिबल है? 1961 में हमारे पास केवल 12 मील स्थापित हुई थी। पहली 1818, फिर 1854 में बड़ी मील स्थापित हुई थी। तो ये 1861, 1861 तक 12 और 1945, ये 1800 है। यहाँ पे 1861 कर लेना इसको 1961 की जगह। 1861, तो 1861 से लेकर के 1945 तक हमारे यहाँ पे जो मीलें थी वो कितनी हो गई? 417। अपन कह सकते हैं कि 1861 में 12 मील थी और 1945 में कितनी हो गई? 417 हो गई। स्वतंत्रता प्राप्ति तक उद्योग का काफी विकास हो चुका। देश के विभाजन का इस पर और ज्यादा प्रभाव पड़ा, क्योंकि देश का विभाजन हुआ। उस विभाजन के दौरान बहुत सारी मिलें जो थी, जिनका कार्य अच्छी तरह से चल रहा था, वो भी क्या हुई? विभाजन का हिस्सा बन गई। लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उद्योग का निरंतर विकास लेकिन स्वतंत्रता के पश्चात उद्योग का निरंतर विकास होता गया। आज कृषि के बाद सूती वस्त्र उद्योग जहाँ सर्वाधिक जनसंख्या काम करती है। यह सूती वस्त्र उद्योग एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें सबसे ज्यादा व्यक्ति कार्यरत है, यानी सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करती है। औद्योगिक उत्पाद का 14%, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का लगभग 4%, कुल विनिर्मित यानी विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन के 20% और कुल निर्यातों के 11% की आपूर्ति करता है। अब इसको दोबारा ध्यान से देखना कि संपूर्ण जो सूती वस्त्र उत्पादन है वो औद्योगिक उत्पाद का 14% क्या करता है? हमारे यहाँ पर उत्पादित संपूर्ण उत्पादन का 14% योगदान तो सूती वस्त्र उत्पादन का है हमारी जीडीपी में। लगभग 4%, कुल 4% योगदान किसमें? विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन में, जो पुनर्निर्मित किया जाता है। विनिर्मित औद्योगिक उत्पादन में 20% और कुल निर्यातों में 11% का योगदान तो निर्यात के माध्यम से हमें प्राप्त होता है, प्रतिशत की आपूर्ति करता है। आयात खर्च में 2 से 3% तक ही, आयात का खर्च कितना बताया है? 2 से 3%। ये उद्योग देश के लगभग 4.5 करोड़ लोगों को क्या करता है? रोजगार देने का कार्य करता है। वस्त्र उद्योग में संगठित मिलों की संख्या, संगठित यानी जो एकत्रित की हुई मिलों की संख्या थी वो कितनी थी? 1969, जिनमें से 1717 कताई और 198 कंपोजिट मिलें। 1717 तो क्या है? धागा बनाने का काम करती है। और 198 ऐसी मिलें जो कपड़ा बनाने का काम करती है, कंपोजिट मिलें हैं। 1717 मिल तो क्या करती है? केवल कपड़े के लिए धागा निर्मित करती है। और 198 जो मिलें हैं वो कपड़ा तैयार करती है। भारत में प्रति व्यक्ति कपड़े की खपत अगर देखी जाए कि भारत में एक वर्ष में एक व्यक्ति कितने कपड़े का प्रयोग करता है, अगर उसको देखा जाए तो कितना आता है? 43.1 वर्ग मीटर वार्षिक है। वार्षिक का मतलब एक वर्ष में एक व्यक्ति 43 मीटर कपड़ा उपयोग में लेता है। भारत में ये किसके अनुसार है? संपूर्ण उत्पादन और संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर इसका ये आंकड़े निकले हैं। तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को, जो भारत में सूती वस्त्र की मिलें स्थापित करते हैं या उद्योग लगाते हैं, उस उद्योग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो उसको प्रभावित करने वाले कारक: कच्चा पदार्थ, परिवहन, बाजार, आर्द्र और नम जलवायु, नियमित विद्युत आपूर्ति, पर्याप्त कुशल श्रमिक, पूंजी
आधुनिक तकनीकी, ये सारी चीजें ऐसी है जो अपने सूती वस्त्र उत्पादन को प्रभावित करते हैं। सूती वस्त्र उद्योगों को स्थापित करने में या स्थानीयकरण में कहीं ना कहीं ये उसका प्रभाव रहता है। ये जो 7-8 पॉइंट है, ये 8 पॉइंट सभी और उद्योगों में भी वही पॉइंट थे। प्रत्येक उद्योग में आता है कि कच्चा माल सभी उद्योगों को प्रभावित करता है। परिवहन सुविधा सभी उद्योगों को प्रभावित करती है। बाजार की सुविधा सभी जगह प्रभावित करती है। जलवायु, क्योंकि ये कपास जो है कृषि के माध्यम से इसका उत्पादन होता है कच्चे माल का, इसलिए आर्द्र और नम जलवायु जो है वो इसको प्रभावित करती है। अगर कई क्षेत्रों में इसके अनुकूल जलवायु नहीं होती तो वहाँ पर उत्पादन भी उतना नहीं हो पाता है। नियमित विद्युत आपूर्ति, जब तक विद्युत आपूर्ति नहीं होगी तब तक मशीनें तकनीकी का मशीनें जो है वो मशीनें नहीं चल पाएगी। पर्याप्त कुशल श्रमिक, इसके फूलों को इकट्ठा करने के लिए या इसके कपास को एकत्रित करने के लिए पर्याप्त कुशल श्रमिक होने चाहिए। पूंजी, उद्योग लगाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है और आधुनिक तकनीकी या टेक्नोलॉजी का भी विकास होना चाहिए। तो ये तो था अपने इस उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट आता है सूती वस्त्र का वितरण। तो ये तो काफी लंबा चौड़ा टॉपिक है, अभी करें? अभी करें? ठीक है, चलो देखो। आते तो अधिक के ले जा रहे हो। ओके, तो सूती वस्त्र उद्योग का वितरण हमारे भारत में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्रों का वितरण है, यानी कहाँ कहाँ उद्योग फैले हुए हैं। तो जिन क्षेत्रों में सूती वस्त्र उद्योग के लिए कपास का उत्पादन ज्यादा होता है वहीं पर ये उद्योग स्थापित किए जाते हैं। प्रारंभिक काल में सूती वस्त्र उद्योग कपास उत्पादक क्षेत्रों में ही स्थापित किया गया, पर आज ये सर्वाधिक विकेंद्रित उद्योग, सबसे ज्यादा फैला हुआ उद्योग। वर्तमान में सर्वाधिक कारखाने गंगा के मैदान, दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश। देश का सूती वस्त्र उद्योग का राज्यवार विवरण इस प्रकार है। प्रत्येक राज्य में कहाँ कहाँ पर सूती वस्त्र की मिलें स्थापित है, तो उनको अपन ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही सबसे ज्यादा सूती वस्त्र मिलें स्थापित है। भारत में सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है। सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र पहले स्थान पर, जहां पर 181 मिलें अभी वर्तमान में स्थित है। मुंबई सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र, देश की प्रथम मिल यहीं स्थापित की गई थी। देश की पहली जो मिल है वो यहीं पर स्थापित की गई थी। अकेले मुंबई में 57 सूती वस्त्र मिले हैं। टोटल महाराष्ट्र में कितनी है? 181, जिनमें से भी केवल 57 मिले तो केवल मुंबई में स्थित है। इसी कारण मुंबई को सूती वस्त्र की क्या कहा जाता है? अंडरलाइन कर लेना, सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अब कौन कौन से केंद्र है मुंबई में, महाराष्ट्र में? सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, सतारा, कोल्हापुर, सांगली, औरंगाबाद, जलगांव, नागपुर आदि में लगभग 30 लाख श्रमिक इस उद्योग में लगे हुए हैं। ये केवल महाराष्ट्र के एरिया है। और इसको आप जब घर पे इसके बाद में जब पढ़ो ना तो उसको एटलस लेकर इसके सारे जो पॉइंट है उनको देखना मैप में एक बार। ये सोलापुर, अकोला, अमरावती, पूना, ये सारे के सारे जो है सूती वस्त्र केंद्र है। यहाँ उद्योग के यहाँ उद्योग के विकास के प्रमुख कारण, यहाँ पर जो उद्योग का विकास हुआ उसके क्या कारण है? तो एक तो का कारण है कि समुद्री नम जलवायु, यहाँ पर जो जब समुद्र नजदीक होने के कारण यहाँ की जलवायु कैसी है? नम है। इस कारण से यहाँ पर कपास का उत्पादन भी ज्यादा होता है। कपास उत्पादन क्षेत्र, टाटा विद्युत उत्पादन केंद्र से पर्याप्त जल विद्युत भी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। टाटा द्वारा स्थापित जो विद्युत उत्पादन केंद्र है उससे इसको जल से क्या होती है? जल विद्युत की शक्ति प्राप्त हो जाती है, बिजली की प्राप्ति हो जाती है। बंदरगाह से आयात निर्यात की सुविधा भी इनको आसानी से मिल जाती है। स्थानीय बाजार, स्थानीय क्षेत्र पर बाजार, क्योंकि मुंबई क्या है एक बड़े बाजार के रूप में भी देखने को मिलता है कि उस क्षेत्र में क्या है वस्तुओं को बिक्री के लिए, क्यों वस्त्र उत्पादन जब करेंगे तो उसको बिक्री के लिए मार्केट की आवश्यकता होती है। तो मुंबई क्या है एक बाजार के दृष्टि से अगर देखा जाए तो अच्छी व्यवस्था है। परिवहन की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो ये ऐसे कारण है जिसके कारण यहाँ पर इस उद्योग का स्थापित होना महत्वपूर्ण था। इन सबके उपरांत भी मुंबई से वस्त्र उद्योग का स्थानांतरण होने लगा, यानी मुंबई से भी लोग दूसरे क्षेत्रों में जाकर के वस्त्रों का केंद्र लगाने यानी सूती वस्त्र मिलें स्थापित करने लगे, जिसमें पेट्रोलियम उद्योग की स्थापना, भूमि का अधिक मूल्य, श्रमिकों का महंगा होना। अब यहाँ से
कोई उद्योग चलाने वाला या फैक्ट्री चलाने वाला व्यक्ति अगर किसी दूसरे राज्य में उद्योग चलाता है, इस क्षेत्र से दूसरे राज्य में चला जाता है, तो उसके कारण क्या थे कि यहाँ पर एक तो पेट्रोलियम उद्योगों की स्थापना ज़्यादा हो गई, दूसरा भूमि जो थी उसकी कीमत और ज़्यादा बढ़ गई, तो वहाँ पर भूमि उद्योग के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए उसके लिए भूमि खरीद पाना बहुत मुश्किल हो गया। श्रमिक यहाँ पर काम करने वाले जो व्यक्ति होते थे, मजदूर जो होते थे, वो काफ़ी महंगे थे, जिसके कारण इसने क्या किया, अपने उद्योग को अन्य राज्यों में स्थानांतरित कर लिया। नेक्स्ट है गुजरात। भारत में दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र उत्पादन की दृष्टि से अगर देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है गुजरात। दूसरा उत्पादक राज्य है, यहाँ 135 मिलें हैं, जिनमें से 65 मिलें तो अकेले अहमदाबाद में, 135 टोटल है, जिनमें से भी 65 तो केवल अहमदाबाद में। अहमदाबाद को, इसको अंडरलाइन कर लेना, अहमदाबाद को पूर्व का बोस्टन कहते हैं। मुंबई जैसी सुविधाएं गुजरात में मिलती है, सेम मुंबई जैसी सुविधाएं यहाँ पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाती है। अहमदाबाद में उत्तम एवं महीन कपड़ा, कौन सा कपड़ा बनाते हैं, उत्तम, अच्छी क्वालिटी का और बारीक कपड़ा यहाँ पर बनाया जाता है। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, हिम्मतनगर, इसके कौन से गुजरात के महत्वपूर्ण केंद्र है सूती वस्त्र के। सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद और हिम्मतनगर ये महत्वपूर्ण केंद्र है। अगला आता है तमिलनाडु। कपास उत्पादक राज्य नहीं होने के उपरांत भी यहाँ पर कपास का उत्पादन नहीं होता है, उसके बावजूद भी इस क्षेत्र में क्या है, सूती मिलें स्थापित की गई। कपास उत्पादक राज्य नहीं होने के उपरांत भी यहाँ की सबसे ज्यादा सूती मिलें, ये मिलें आकार में गुजरात और महाराष्ट्र से क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र की जो मिलें उनसे छोटी है। तो यहाँ पर क्या है, कपास का उत्पादन बिल्कुल नहीं होता, उसके बावजूद भी यहाँ पर कपास का आयात करके इन उद्योगों को क्या करते हैं, सूती वस्त्र निर्माण करने का काम दिया गया है, काम करते हैं ये। यहाँ का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा है, कोयम्बटूर, अंडरलाइन कर लेना इसको और मैप में भी लगा लेना इसको, जहाँ राज्य की 50% मिलें स्थापित। कोयम्बटूर, संपूर्ण जो महाराष्ट्र तमिलनाडु है, उस तमिलनाडु की 50% मिलें केवल कोयम्बटूर में स्थित है। मदुरै, सेलम, चेन्नई, तिरुचिरापल्ली, रामनाथपुरम, तूतीकोरन अन्य महत्वपूर्ण केंद्र है जहाँ पर भी सूती मिलें स्थापित की गई है। यह सूती वस्त्र उद्योग विकास के पीछे पर्याप्त और सस्ती जल विद्युत, सस्ते श्रमिक, बंदरगाहों की सुविधा, नम जलवायु, नवीन कपास उत्पादक क्षेत्रों जैसी सुविधाएं भी देखने को मिलती है। तो ये था तमिलनाडु में। अब बात करते हैं अगला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के आसपास 34 परगना, हावड़ा, 34 परगना वहां पर एक जिला है पश्चिम बंगाल का, हावड़ा भी जिला है, हुगली जिलों में सूती कपड़ों की पर्याप्त मिलें स्थापित है। विकास के कारण यहाँ पर सूती वस्त्र का विकास क्यों हुआ, उसके कारण क्या थे, तो विकास के कारण देखो, कोलकाता बंदरगाह एवं दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में निकटता के कारण, कोलकाता जो बंदरगाह है वो दक्षिणी पूर्वी एशियाई जो देश है उनके नजदीक होने के कारण आयात की सुविधा, मशीन और उन्नत रुई, रानीगंज और झरिया से कोयले की प्राप्ति हो जाती है क्योंकि कोयला क्षेत्र यहाँ पास में ही है, जल आसानी से प्राप्त हो जाता है। विकसित परिवहन तंत्र, अच्छा व्यापारिक जो परिवहन तंत्र है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। कोलकाता में पूंजी और अन्य व्यापारिक सुविधाएं भी मिल जाती है। आर्द्र और नम जलवायु, समुद्र किनारे होने के कारण आर्द्र और नम जलवायु, विशाल स्थानीय बाजार, पूर्वोत्तर राज्यों में उद्योग का विकास नहीं। पूर्वोत्तर राज्यों में अगर देखा जाए तो केवल पश्चिम बंगाल के बाद वाली जो राज्य है उन राज्यों में इतने औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, इसलिए लोगों को वहां पर क्या होता है, इन क्षेत्रों में। खुशी कहाँ पे गई थी, वाप, वापिस फिर लेफ्ट हो जाते हो, फिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों। पूर्वोत्तर राज्य जो है, उन पूर्वोत्तर राज्य किसको बोलते हैं अपन, ऊपर से अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये उसके बाद में असम, मेघालय, त्रिपुरा, ये राज्य ऐसे हैं जहाँ पर उत्पाद ये उद्योगों की स्थापना कम हुई है, जिसके कारण भी इस क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, यही था पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में रानीगंज झरिया से कोयला मिल जाने के कारण, कोलकाता बंदरगाह और एशियाई पूर्वी देशों की नजदीकता के कारण भी यहाँ पर वस्त्र उद्योगों का केंद्र काफी विकसित हुआ। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में राज्य में 36 सूती वस्त्र मिलें स्थित है जो आयातित कपास पर निर्भर, आयातित कपास जानते हैं, बाहर से कपास मंगा करके यहाँ पर इन मिलों को संचालित किया जाता है।
कानपुर राज्य का प्रमुख केंद्र है, जहाँ 10 मिलें। संपूर्ण यूपी में कितनी है? 36, और उनमें से भी 10 तो केवल कानपुर में है। कानपुर को उत्तरी भारत का क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर, उत्तरी भारत का मैनचेस्टर भी कहते हैं। यूपी में मुरादाबाद, मोदीनगर, सहारनपुर, अलीगढ़, आगरा, हाथरस, इटावा, बरेली ये महत्वपूर्ण सूती वस्त्र केंद्र है। कर्नाटक राज्य में बेंगलुरु के समीपवर्ती क्षेत्रों में सूती वस्त्र उत्पादक है, जिनमें बेंगलुरु, चुनली, बेल्लारी, बेलगांव, गुलबर्गा आदि मुख्य क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश एक नवीन उभरता हुआ राज्य है। आंध्र प्रदेश में पहले इसका उत्पादन नहीं होता था, लेकिन धीरे धीरे कपास का उत्पादन भी होने लगा और धीरे धीरे आयातित कपास से यहाँ पर नए नए उद्योग स्थापित होने लगे। तो राज्य यहाँ का वस्त्र उद्योग तेलंगाना की कपास पर निर्भर है, क्योंकि तेलंगाना जो क्षेत्र है वो किस, हैदराबाद और तेलंगाना वाला, तो तेलंगाना से इसको क्या मिलता है? कच्चा माल मिलता है। हैदराबाद, वारंगल, गट्टूर, गोदावरी, सिकंदराबाद मुख्य उत्पादक केंद्र है। ये आंध्र प्रदेश में भी धीरे धीरे इसका विकास होने लगा। बात करते हैं राजस्थान के। राजस्थान में भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, उदयपुर, ब्यावर, पाली में इस उद्योग के कारखाने स्थापित हैं। अन्य सूती वस्त्र उत्पादक राज्यों में अगर बात करें तो पंजाब में भी कुछ क्षेत्र तक जहाँ पर कपास का उत्पादन होता है। अमृतसर, लुधियाना दो क्षेत्र ऐसे जहाँ पर कपड़ों के उत्पादन के लिए जाना जाता है, सूती वस्त्र उत्पादक भी है। और ये सूती वस्त्र के साथ साथ गर्म वस्त्रों के उत्पादन के लिए भी जाने जाते हैं। लुधियाना, केरल, तिरुवनंतपुरम, अलवाई, बिहार, पटना, मुंगेर ये जो क्षेत्र है, भागलपुर आदि सूती वस्त्र उत्पादक राज्य है। सूती वस्त्र का निरंतर उत्पादन बढ़ रहा है, लगातार धीरे धीरे इसका उत्पादन में वृद्धि हो रही है और साथ ही नवीन मिलों में उत्तम प्रकार का वस्त्र निर्माण किया जा रहा है और घरेलू उपयोग की पूर्ति कर विश्व के 50 से अधिक देशों को निर्यात भी किया जा रहा है। तो ये था अपना सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट अपन जो देखेंगे वो है चीनी उद्योग। तो इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था वो पढ़ लिया, लो इस्पात। लो इस्पात के बाद में एल्यूमिनियम, सीमेंट और सूती वस्त्र, ये अपने महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र। इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं, लौह इस्पात, एल्यूमिनियम, सीमेंट और सूती वस्त्र। अब उसके बाद में अपन पढ़ेंगे चीनी उद्योग जो है वो नेक्स्ट वीक में देखेंगे। आज तो हमारी काफी लंबा चौड़ा वीडियो भी काफी लंबा हो गया। ठीक है बेटा, इसमें कोई दिक्कत है तो ये आपको मैप में देखने सारे जो नाम, जितने नाम आए सारे मैप में भरने। एक बार ध्यान से सुन लेना पहले। अपने जितने भी उद्योग अपन ने पढ़े हैं, लोह इस्पात हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सीमेंट हो गया, सूती वस्त्र हो गया, इनका अलग अलग मैप तैयार करना है आप सभी को, और वो मैप है ना कॉपी में चिपका लेना। चारों जो हो चुके उनके अलग अलग मैप भरने हैं आपको। और मैप में क्या भरना है? इनका जो वितरण क्षेत्र है, कौन से राज्य में कौन से क्षेत्र है, तो बैक साइड में वो नाम भी लिख देना और मैप में भर भी देना। तो दोनों काम हो जाएंगे, नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और मैप भी तैयार हो जाएगा अपना। यस बेटा।